गुड मॉर्निंग दोस्तों, बज चुके हैं सुबह के 9। हाजिर हैं हम यूट्यूब पर आप लोगों के लिए लेकर एक लाइव सेशन। आइए आज के लाइव सेशन को हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे, अब तक हमारी जो पहले बात हुई थी, आपने देखा था कि हमारी बात हुई थी कहाँ पर, पानीपत युद्ध के बारे में। पानीपत के बारे में हमने बताया था ये 1526 में हुआ था। 1526 में कौन कौन सी दो सेनाएं आकर सामने लड़ी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि पहली सेना दिल्ली में शासन जिसका चल रहा था वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के सामने आती है बाबर की सेना, और बाबर और इब्राहिम लोदी में भीषण युद्ध होता है। दोनों युद्ध के परिणाम स्वरूप जो सत्ता का बदलाव आता है, आती है वो सत्ता बाबर का। बाबर आता है, इसमें दिल्ली पर शासन करता है। तो इस पूरी पृष्ठभूमि के साथ हम बात करेंगे आज आपसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के प्रथम युद्ध का सन क्या है? सन है 1526। क्या इसके पहले भी बाबर भारत पर आक्रमण कभी किया है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। इसने भारत पर टोटल 4 अभियान किए हैं। इन चारों अभियानों की हम डिटेल में आपसे बात करेंगे, लेकिन भारत में आने के बाद भी उसने 4 और अभियान किए, इनकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अब तो हमारी बात आपसे होगी पहले पानीपत के बारे में। पानीपत की पृष्ठभूमि क्या है यह आपको जान लेना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि पानीपत के बाद भारत में क्या करते हैं बाबर। तो आइए लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। मैक्सिमम लोग, जितने लोग हो सकते हैं इस लाइव सेशन में ज्वाइन करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए ज्वाइन कीजिए इस लाइव सेशन को, जो स्टार्ट हो चुका है। 9 बज चुके हैं, 9:02 हो चुके हैं दोस्तों, और लाइव सेशन को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये दोस्तों समय है 1526 का। 1526 में हो रहा है पानीपत, लेकिन इसके पहले क्या हो रहा है इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको बता दें। 1526 के पहले बाबर जो आक्रमण करता है दिल्ली पर, वो 1526 के पहले क्या कर रहा है? ये बात है मध्य एशिया की। मध्य एशिया की राजनीति में बाबर की सत्ता चल रही थी। बाबर के पिता का साम्राज्य प्रतिवंश चल रहा था। उस समय आप देखेंगे तो ये मध्य एशिया में शासन कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मध्य एशिया की राजनीति में बाबर का जो लगाव था वो लगाव कम होने लगा। जब लगाव कम होने लगा तो बाबर वहां से अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता था, और साथ ही साथ इसका जो वर्चस्व था, इसकी जो वर्चस्व था वो वहाँ पे कम होता चला गया, और ये लगातार अपनी असफलता का सामना करना पड़ता है उसे। कहाँ पर? मध्य एशिया में। मध्य एशिया की राजनीति में धीरे धीरे बाबर असफल होता चला जाता है। जब बाबर को वहाँ पे मध्य एशिया की असफलता हाथ लगती है तो वह एक ही तरीका अपनाता है कि यहाँ से बाहर जाकर हम अपनी सत्ता की राजनीति करें। इसके लिए वो मध्य एशिया का जब मैप देखेंगे आप, तो भारत यहाँ पर है, उसके ठीक ऊपर मध्य एशिया पड़ा है, अफगानिस्तान के ठीक उत्तर वाले हिस्से पे। यहाँ पाकिस्तान देखेंगे, अफगानिस्तान देखेंगे, इसके बाद यहाँ मध्य एशिया। मध्य एशिया के हिस्से से जैसे ही भारत की ओर बढ़ता है, तो भारत की ओर बढ़ते समय 4 प्रमुख अभियान करता है, और ये चाहता है कि इसका जो भारत के प्रति आकर्षण है, जैसा कि इसने अपनी ही आत्मकथा में लिखी है, कि आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। बाबरनामा में भारत के भूगोल की चर्चा करता है। बाबरनामा में बताता है कि हम भारत से कितना आकर्षित था, भारत जाने की उसकी ललक कितनी थी। तो इसी पृष्ठभूमि में वो धीरे धीरे भारत के क्षेत्र में 4 अभियान करता है, और चारों अभियान इसके सफल रहते हैं। पहला अभियान 1519 जी हाँ दोस्तों, पानीपत के टोटल 7 साल पहले ये युद्ध होते हैं। ये अभियान करता है कहाँ पर? एक स्थान है जिसका नाम है बाजौर। ये बाजौर का अभियान करता है, और बाजौर कहाँ पर है? ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ा हुआ करता था, अफगानिस्तान के हिस्से में, पाकिस्तान के हिस्से वाले क्षेत्र में, और वहाँ पर ये अभियान करता है। और बाबर ने यहाँ पर पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। पहली बार बाबर ने यहाँ पे तोपों का प्रयोग किया था। उसके बाद 1519 में उसी से लगे हुए क्षेत्र पेशावर में ये अभियान करता है, और पेशावर में विजय पाता है। फिर क्रमागत आप देखेंगे इसकी विजय का जो ट्रेंड है, इसकी जो युद्ध का जो ट्रेंड है, लगातार हर साल को युद्ध करता है। 1519 में हमने बताया यह करता है बाजौर, 1519 में ही यह करता है पेशावर। पेशावर के बाद फिर अगला साल आता है 1520। 1520 में यह पुनः अभियान करता है कहाँ पर? सियालकोट का।
आप देखेंगे ये सभी भारत के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पड़ते थे। उसके बाद 1500 जब ये बात पहुंची हमारी 1520 तक, तो 1524 में ये फिर एक चौथा अभियान करता है। 1524 में ये अपना चौथा अभियान करता है और ये अभियान करता है लाहौर पर। लाहौर जो पाकिस्तान में अवस्थित है, लाहौर पर विजय प्राप्त करता है। अब देखेंगे इसी क्रम में वो पहुंच चुका है भारत के पश्चिमी तट पर। और जब पश्चिमी तट पर पहुंच चुका है और इस ऐसे में जो भारत की सत्ता है वो हमेशा डर बना रहता है। इसी क्रम में क्योंकि अब तक जो इतिहास रहा है आक्रमणकारियों का, तुर्कों का, तो ये था कि ये आते थे भारत में। कहाँ पर आते दोस्तों? ये भारत में आते थे। कैसे भारत में आते थे? युद्ध नहीं करते थे, सामानों को जितनी सी लूट पाट करके ये फिर अपने देश वापस चले जाया करते थे। तो यही सोचकर राणा सांगा ने इन्हें आमंत्रण दिया कि राणा सांगा ने कहा कि आइए, भारत में बहुत बड़ी संपदा है, अगर आप चाहेंगे तो लूट कर ले जा सकते हैं। और इनके इस निमंत्रण के कारण इसे एक साफ संदेश मिलता है। और जब साफ संदेश मिलता है तो यह ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो भारत के दरवाजे तक तो पहुंच चुका था, बस दरवाजे में एंट्री चाहता था। और एंट्री के लिए भारत का ही एक पहरेदार इसके साथ मिल गया और वो था राणा सांगा। राणा सांगा जब मौका मिलता है तो ये तुरंत उन्हीं की प्रवेश में एंट्री करता है। और 1526 का 1525 पहले बात कर ले, 1525 का ये समय है। 1525 में ये भारत के पाकिस्तान पंजाब वाले क्षेत्र में आक्रमण करते हैं और पंजाब का विजय करता है। कौन करता है दोस्तों? बाबर करता है। 1525 में अब तक जो कहानी हमारी पहुंची 1525 तक, 1525 तक आप देखेंगे ये पहुंच चुका है पंजाब के हिस्से में। कहाँ पहुंच चुका है? पंजाब। और जब पंजाब के हिस्से में बाबर पहुंच जाता है तो उसके लिए अब भारत पूरे कब्जे में आने का जो समय आता है वो 1526 में है। और इसी समय वो पंजाब से होता हुआ 1526 में बढ़ता है दिल्ली की तरफ। और जब दिल्ली की तरफ बढ़ता है, ये खबर इब्राहिम लोदी को, जो दिल्ली सल्तनत का सरदार, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था, उसको ये खबर मिली कि बाबर वहाँ से आगे, पंजाब से आगे हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो ये 1526 का समय था कि ये दिल्ली से पानीपत के मैदान की ओर निकल पड़ते हैं। और इधर बाबर, दोनों की सेनाएं, बाबर और इब्राहिम लोदी की दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में मिलती हैं। और फिर होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके परिणाम को आप सब जानते हैं। ये इतिहास के पन्नों में जो दबी रह गई और इतिहास के पन्नों में जब लिखा गया तो ये भारत के इतिहास के पन्नों में केवल पानीपत का इतिहास नहीं बल्कि ये भारत के इतिहास के रूप में लिखा गया। तो ये बात थी पानीपत की पृष्ठभूमि। अब पानीपत में क्या होता है इसकी आपसे हम बात करेंगे। आप देखेंगे कि जब पानीपत में दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं तो एक तरफ बाबर होता है और एक तरफ इब्राहिम लोदी होता है। समय है 1526 का। इब्राहिम लोदी की बुरी तरह से हार होती है। और हार की जो वजह होती है, सबसे मुख्य रीजन जो माना जाता है वो एक पद्धति को माना जाता है जिसका प्रयोग बाबर ने पहली बार भारत में किया था। उसका नाम था क्या? तुलगमा पद्धति के साथ इसने तोपों का प्रयोग किया था। और तुलगमा पद्धति के साथ ये युद्ध की एक रणनीति थी मध्यकालीन की। तुलगमा इस रणनीति के साथ बड़ी मात्रा में तोपों का प्रयोग किया, जिसके सामने इब्राहिम लोदी की सेना पूरी तरह से तीतर बीतर हो गई और बुरी तरह से हार गई। और इब्राहिम लोदी इसी मैदान में मारा जाता है। लेकिन इस समय ये बड़ी ही ट्विस्टेड कहानी ये होती है। कहानी में एक ट्विस्ट ये आता है कि जब इब्राहिम लोदी मारा जाता है तो युद्ध में शामिल रहता है उसका ही एक भाई, उसका ही एक चचेरा भाई जिसका नाम था महमूद लोदी। यह अपनी जान बचाकर यहाँ से किसी तरह से बच जाता है। और जब ये बच जाता है तो ये बाबर के लिए टेढ़ी खीर बन जाता है। बाबर को बार बार चैलेंज करता रहता है। इतनी बात तो अगर आपको यहाँ पे स्पष्ट हो गई हो तो हम बाबर की बात करें। बाबर के बारे में हमने बताया कि 1526 में लड़ता है पानीपत का युद्ध और यहाँ पे इब्राहिम लोदी मारा जाता है। इब्राहिम लोदी की जान से मार देता है, लेकिन इसी समय बच जाता है इन्हीं का एक इब्राहिम लोदी का ही एक चचेरा भाई जिसका नाम था महमूद लोदी। अब बात अगर यहाँ तक आ गई है महमूद लोदी तक, तो आपको हम
आगे बताए कि जो महमूद लोदी बच गया है ये आगे क्या करेगा अब लेकिन महमूद लोदी पर ही होल्ड करेंगे, बात करेंगे पूरे बाबर की जीवनी के बारे में, थोड़ी सी हमारी चर्चा हो जाएगी। उसके बाद फिर हम आगे टॉपिक पे चलेंगे कि महमूद लोदी का आगे रोल क्या होता है। देखिए बाबर का अगर हम पूरा नाम बताएं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, जो इमेज आपको सामने दिख रही है ये है बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम हुआ करता था इनका। और ये अगर देखें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था फरगना में। फरगना में समय था 1483 एडी का, 1483 में इनका जन्म हुआ था फरगना में। ये बड़े ही उच्च वर्ग के जो वंश हुआ करते थे मध्य एशिया के, वहाँ से इनका संबंध था। इनकी माता और इनके पिता दोनों ही उच्च वर्ग से संबंध रखते थे। इनके जो पिता थे ये तैमूर वंश से संबंध रखते थे और माता देखेंगे चंगेज खा के वंशज थे। माता का 14वां जो वंशज था वो चंगेज खा का था और पिता का जो तैमूर वंश का वंशज था वो 5वां था। तो ये पहले ही विरासत में बड़ी बड़ी वंशजों की विरासत में मिली थी बाबर को, और उसी वंशज को आगे बढ़ाता है आकर भारत में मुगल काल के रूप में। तो इतनी बातें अगर स्पष्ट हों तो अब बात हम आगे करें। अब बात आगे क्या करेंगे, क्योंकि इतनी अगर इसको वंशज में विरासत मिली हुई है तो ये इतनी छोटी कड़ी तो है नहीं कि इतना छोटा तो पासा है नहीं जिसे आसानी से हम पलट दें। अब भारत की राजनीति में जब करता है, 4 बार पहले अभियान कर चुका है, लेकिन उसके बाद जी भी अपना अभियान करता है। लेकिन इसके पहले अगर बता दें, जिसे बुक लिखी हुई है, इसने एक किताब लिखी अपनी ही आत्मजीवनी जिसे कहते हैं बाबरनामा। महत्वपूर्ण प्रश्न आता है बाबरनामा को लेकर, और इसके एक रिलेटेड फैक्ट और आपको बताएं दोस्तों कि बाबरनामा से क्या फैक्ट रिलेटेड है। अगर हम बात कर रहे हैं बाबरनामा की, तो बाबरनामा से रिलेटेड फैक्ट क्या है, इसका ट्रांसलेशन किया, ये जो आप इनकी आत्मकथा थी इसका ट्रांसलेशन किया टर्की भाषा में। ये लिखी गई है टर्की में, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, इसका ट्रांसलेशन किया फारसी में। फारसी में करने वाले कौन विद्वान थे? इसी के शासन दरबार में रहने वाले, यानी मुगल काल के दरबार में रहने, बाबर के दरबार में तो नहीं, अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया है। किसका? बाबरनामा का। तो इतनी बात अगर हो गई हो तो अब थोड़ी सी हम बात करें कि बाबर का राजनीतिक जीवन कैसा था, बाबर राजनीति में क्या कर रहा था इस समय अगर देखेंगे तो बाबर ने कई युद्ध लड़े, इसमें से मुख्य 4 युद्ध हैं। इन चारों युद्ध की हम आपसे चर्चा करेंगे। प्रथम युद्ध अगर हम बात करें तो सबसे पहला युद्ध हमने बताया 1526 में, जिसकी हमने पूरी डिटेल में बात की। इसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, और वो लड़ा किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और बाबर यहाँ विजेता होता है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है, और सल्तनत कालीन का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी होता है। और इतना ही नहीं, एकमात्र ऐसा सल्तनत कालीन राजा होता था जो युद्ध में मारा जाता है। इतनी बात 1526 तक हो चुकी थी, लेकिन समय आता है 1527 का। अब 1527 में क्या होता है, जब बाबर भारत में आकर अपनी सत्ता को स्थापित करता है, तो जिसने न्योता दिया था, जिसने बुलावा भेजा था, राणा सांगा, उनके दिमाग में एक बात तो थी नहीं कि वो आकर यहाँ पर बस जाएगा। और जब राणा सांगा के दिमाग में ये थी नहीं और ये उनके सोच के अनुकूल नहीं था, तो इनसे बाबर से मतभेद होना शुरू हो जाते हैं। और यही मतभेद दोस्तों, जी हाँ, यही मतभेद युद्ध का रूप ले लेगा। अब बाबर की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी हुई थी, और एक तो बाबर की महत्वाकांक्षा एक तरफ बढ़ रही थी, दूसरी तरफ जो राणा सांगा थे वो चाह रहे थे कि बाबर किसी तरह से यहाँ से इंडिया छोड़कर, भारत छोड़कर ये चला जाए। और दोनों एक दूसरे के एक चीज़ें चाह रहे थे कि ये दिल्ली की सत्ता खाली हो। दिल्ली की सत्ता खाली बाबर करना नहीं चाह रहा था, और राणा सांगा चाह रहे थे खाली हो। इस बात को लेकर दोनों में मतभेद होता है। बाबर अपने क्षेत्र का विस्तार करता है, अपने साम्राज्य का, और युद्ध लड़ता है खानवा का युद्ध। 1527 का समय है, 1527 में युद्ध होता है खानवा का युद्ध। इस खानवा के युद्ध में बाबर युद्ध करता है किससे? राणा सांगा से। लेकिन यही 1527 का समय, साल भर बीत गया था, वही कौन? इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद
हमने बताया था महमूद लोदी जो बच गया था वो जाकर राणा सांगा से मिल जाता है। जब यह राणा सांगा से मिल जाता है दोस्तों, तो अब राणा सांगा की सेना और महमूद मोदी दोनों मिलकर बाबर से युद्ध करेंगे। नो डाउट दो सेनाओं के मिल जाने से राणा सांगा की सेना मजबूत तो हो जाती है, लेकिन इस समय जो बाबर है इसने अब धर्म का सहारा ले लिया था। किसका? धर्म का। धर्म का सहारा कैसे लिया? इसी समय वो समय था जब बाबर ने नारा दिया जिहाद का। जिहाद का उन्होंने कहा कि हे मेरे भाइयों, मेरे सैनिकों, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ो। ये युद्ध साम्राज्य विस्तार का नहीं है, बल्कि ये धर्म का है। हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई है, आओ लड़ो। इसलिए उसने नारा दिया जिहाद का। जिहाद का अर्थ होता है एक धर्म युद्ध है, ये अपने धर्म को बचाने का युद्ध है। और जब इस बात पर आकर दोनों सेनाएं लड़ती हैं तो विजय होता है बाबर का। यहाँ पर बाबर यहाँ विजयी होता है और यहाँ से फिर एक बार फिर महमूद लोदी अपनी जान बचाकर निकल जाता है। अब दूसरी चीज अगर देखेंगे तो यहाँ पे बात हमने की राणा सांगा और महमूद लोदी मिलकर लड़ते हैं बाबर से। अब राणा सांगा की पराजय होती है, बाबर यहाँ से विजयी होकर निकलता है। यहाँ पे राणा सांगा को क्या हुआ? यहाँ पे राणा सांगा पराजित होते हैं। और दोस्तों बाबर ने यहाँ पर एक नारा दिया था जिसका नाम क्या था? उस नारे को कहा गया, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जिहाद का नारा दिया था। और ये जिहाद का नारा आगे चलकर कई बार सल्तनत काल, कई बार मुगल काल में दिया जाता है युद्ध को जीतने के लिए। खानवा के युद्ध में जब बाबर विजयी होता है तो एक उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि दोस्तों? कहते हैं गाजी की उपाधि। और इसी समय बाबर उपाधि लेता है, गाजी की उपाधि धारण करता है। तो खानवा के युद्ध के बारे में आपको क्या क्या जानना है? जी हाँ दोस्तों, कि भारत में जो युद्ध हुआ खानवा का, ये राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। इसमें सहयोगी थे महमूद लोदी, किसके? राणा सांगा के। और यहाँ पे नारा देता है कौन? बाबर देता है जिहाद का। और विजयी होने के बाद यह गाजी की उपाधि धारण करता है। यह बात थी 1527 तक। 1527 के बाद फिर अगला साल आता है 1528 का। जी हाँ दोस्तों, 1528 का। 1528 में भी इसके मतभेद होते हैं। ये एक युद्ध लड़ता है किससे? मेदिनी राय से। मेदिनी राय से युद्ध लड़ता है 1528 में, और युद्ध होता है चंदेरी का। चंदेरी का युद्ध लड़ता है 1528 में। अगर देखेंगे तो इस समय ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर बाबर के साथ जुड़ा था जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। देखिए चंदेरी का जब युद्ध होता है 1528 में, तो एक तरफ तो चंदेरी के युद्ध में बाबर है और इनके विरोधी हैं मेदिनी राय। मेदिनी राय इसके विरोधी है और इसमें मेदिनी राय की पराजय होती है और बाबर की जीत होती है। लेकिन एक चीज जो जानना यहाँ पर है वो क्या है कि बाबर के साथ एक योद्धा और लड़ रहा था जिसका नाम था शेर खां। शेर खां, या जिसे शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, यह भी 1528 के युद्ध में बाबर के साथ था। क्यों? क्योंकि उस समय वो शासक नहीं था, लेकिन आगे जाकर वह मुगल वंश का अंत करके अपने शासन स्थापित करेगा। हुमायूं को हराएगा और हुमायूं को हराने के बाद वो सत्ता में आता है। लेकिन वही शेर शाह सूरी बाबर के साथ लड़ रहा था, कहाँ? मेदिनी राय के विरुद्ध, और मेदिनी राय बुरी तरह पराजित होते हैं। इसके बाद जो चौथा युद्ध होता है वो होता है 1529 में। 1529 में, अच्छा जी हाँ दोस्तों, हम तीनों युद्ध इसके पहले की बता दें। पहला युद्ध होता है 1526 में पानीपत, दूसरा 1527 में खानवा और तीसरा 1528 में होता है चंदेरी। उसके बाद युद्ध होता है 1529 का। 1529 का युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध अब तक हमने जो बताया कि 1527 में जो मेदिनी राय थे, जो महमूद लोदी, ये फरार हो गए थे, भाग गया था। भागकर साल भर के बाद पुनः ये बाबर के सामने चुनौती पेश करता है और घाघरा नदी के तट के किनारे, घाघरा या सरयू नदी के किनारे एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे कहते हैं घाघरा का युद्ध। ये घाघरा के युद्ध लड़ता है और यहाँ पर हालांकि बाबर तो विजयी रहता है और मेदिनी और जो महमूद लोदी है ये हार जाता है। लेकिन इस युद्ध की एक विशेषता ये है कि ये
भारत में पहला युद्ध मध्यकाल का लड़ा गया जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। ये युद्ध था जो पहली बार जल और थल यानी स्थल भूमि और जल में दोनों ये युद्ध हुए थे और यहाँ पर विजयी होता है बाबर और पराजित होने वाला जो सत्ता था उसका नाम था क्या? उसका नाम था महमूद मोदी। तो यहाँ तक अगर बात आपकी स्पष्ट हो तो यहाँ से हम थोड़ी सी आगे चलें। अब एक बार समरी करेंगे बहुत तेजी से, जितनी हमने बात की तब पीपीटी पे चलेंगे। पानीपत 1526 इब्राहिम लोदी यहाँ पे पराजय होती है, बाबर जीतता है। खानवा होता है 1527 में, यहाँ पर जो पराजय होती है राणा सांगा की, बाबर जी विजयी होता है। चंदेरी होता है 1528 में और यहाँ पर विजयी होता है बाबर और हार होती है मेदिनी राय की। 1529 में यहाँ पर बाबर विजयी होता है, हार होती है महमूद लोदी की या अफगानों की। और फिर समय आता है 1530 का। एक गंभीर बीमारी बाबर को लग जाती है और 1530 में इसकी हो जाती है मृत्यु। जब यह 1530 में मृत्यु होती है तो सबसे पहले इसका जो शव था, इसकी जो डेड बॉडी थी, इसकी जो लाश थी, उस लाश को आगरा में दफनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट खोली फैक्ट है। आगरा में दफनाया जाता है। कहाँ पर? उस जगह का नाम था आराम बाग। आगरा के आराम बाग में से दफनाया जाता है, लेकिन फिर इसकी डेड बॉडी को निकाल कर ले जाकर काबुल में दफनाते हैं और काबुल में ही इसका जो दरगाह, इसका जो कब्र है काबुल में बनाया जाता है। यानी जो इसकी कब्र है कहाँ पर अवस्थित है? काबुल में। ये थी कहानी पूरी बाबर की। 4 साल तक इसने शासन, जो 1526 से लेकर 1530 के बीच मुगल काल की स्थापना करता है, नींव रखता है, और ये थी बाबर की कहानी। बाबर के बाद अगर हम बात करें तो पहले उसकी पीपीटी देखेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। ये आप इमेज देख रहे हैं राणा सांगा की। राणा सांगा ने लड़ा था इससे कौन सा युद्ध? हमने बताया था खानवा 1527 में। क्लियर है? ये महत्वपूर्ण युद्ध है राणा सांगा के साथ। अब बात करते हैं हम मुगल वंशावली की। मुगल वंश हमने बताया कि 1526 से लेकर 1707 के बीच में होगा। कुछ विद्वान इसे 1857 तक मानते हैं। कब तक? जब तक कि जो भारत में विद्रोह नहीं हुआ था, 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, तब तक मानते हैं। अब देखेंगे प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। 1526 की पृष्ठभूमि हमने बताई कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है, परिणाम होता है, बाबर विजयी होता है। 1526 में जो पंजाब पर अधिकार करने के बाद दिल्ली की ओर बढ़ता है और दोनों सेनाएं सामने लड़ती हैं पानीपत के मैदान में, और यहाँ पर इब्राहिम लोदी बुरी तरह पराजित होता है और मारा जाता है। बाबर ने पहली बार यहाँ पे तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया और उसके साथ तोपों का प्रयोग करके किया, और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो बाबर होता है विजयी होता है, और इसी समय जो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी बच जाता है। ये महमूद लोदी आगे हमने बताया कि बड़ा ही ट्विस्ट लाता है कहानी में। उसके बाद बाबर की थोड़ी सी जीवनी हमने बात की थी। हमने बताया कि इसका नाम क्या था? इसका नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके बाद इसका जन्म हमने बताया प्रगना में हुआ था। ये तैमूर और इस मातृ से अगर देखें तो चंगेज खां से जुड़ता था। चंगेज खां की 14वीं वंशज और तैमूर की 5वीं वंशज के पितृ की तरफ से। उसके बाद मध्यकालीन राजनीति में हमने बताया था कि यह असफलता का जब सामना करता है तो इसका रुख होता है भारत की ओर। भारत में पानीपत के पहले 4 अभियान करता है। बाजौर का युद्ध 1519 में, और 19 में ही ये पेशावर करता है, और 20 में ये सियालकोट, और 24 में लाहौर करता है। और हमने बताया कि इसने अपनी ही आत्मकथा लिखी जिसे बाबरनामा के नाम से जानते हैं, और ये भाषा लिखी थी तुर्की में, और इसका अनुवाद फारसी में किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबर के शासनकाल में जिसने 4 युद्ध लड़े, उन चारों की हमने बात की। पानीपत बात की, खानवा बात की, चंदेरी बात की, घाघरा बात की, और 1530 में बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके शव को पहले आराम बाग में दफनाया जाता है, फिर काबुल में। अब इन जो चारों युद्ध हैं उनकी डिटेल में हम बात करते हैं। पहले पानीपत की तो हमने बात कर ली, अब बात करेंगे आपसे हम खानवा के बारे में। तो खानवा के युद्ध के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे खानवा के युद्ध की कुछ भूमि। खानवा के युद्ध में आप देखेंगे खानवा का युद्ध बाबर यहाँ पर विजयी रहता है, और रीजन का कारण क्या होता है? युद्ध का कारण होता है बाबर का भारत में ठहरना। इब्राहिम लोदी
राणा सांगा, यहाँ पे देखिए पीपीटी गलत हो गई है, ये राणा सांगा और महमूद लोदी दोनों मिलकर इस युद्ध में भाग लेते हैं और बाबर एक तरफ होता है, बाबर यहाँ विजयी होता है और नारा देता है यहाँ जिहाद का, कहता है यह धर्म युद्ध का है और विजयी होने के पश्चात एक गाजी की उपाधि लेता है। देखिए दोस्तों, आपको एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर जो नाम दिया गया है ये इब्राहिम लोदी नहीं है, यहाँ पर है राणा सांगा, पीपीटी गलत हो गई, ठीक है। उसके बाद अब बात करें, फिर युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है, यहाँ पर बाबर विजयी होता है, पराजय होती है मेदनी राय की। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर की ओर से युद्ध करता है, जो आगे जाकर शेरशाह सूरी हुमायूं को हराएगा, कहाँ पर, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में, जिसकी बात आज ही हम इसी वीडियो में करेंगे। घाघरा का युद्ध लड़ता है 1529 में, बाबर विजयी होता है और वही इब्राहिम लोदी का जो भाई 1527 में 1526 में बच 2 बार निकल गया था महमूद लोदी, वो इस बार हारता है बुरी तरह से। और यह युद्ध घाघरा का युद्ध था जो थल और जल में दोनों लड़ा गया था। अगर इतनी बातें दोस्तों स्पष्ट हैं तो हम इसके बाद बात करेंगे आपसे हुमायूं की। अब बात आती है किसकी, हुमायूं की। हुमायूं देखिए जो बाबर था, बाबर की कुछ संतानें थी, उनकी हम पहले बात कर लें। आपको एक इमेज दिखाते हैं, ये इमेज बाबर के पुत्र और पुत्रियों की चर्चा कर लें, वो कौन सी थी। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे हुमायूं की जो सत्ता में आता है। देखेंगे बाबर के 4 पुत्र मुख्यतः चर्चा में मिलती हैं और एक पुत्री। बाबर का पहला पुत्र था हुमायूं। हुमायूं की माँ थी माहम बेगम। उसके बाद एक पुत्र इनका था कामरान। कामरान था गुलरुख बेगम का पुत्र और गुलरुख बेगम का एक और पुत्र था जिसका नाम था अस्करी। और इसके जो तीसरी बेगम थी उनका नाम था दिलदार बेगम। दिलदार बेगम के एक पुत्र और एक पुत्री थी। एक पुत्र का नाम था हिंदाल और उनकी जो पुत्री थी उनका नाम था गुलबदन बेगम। ये एक मात्र उनकी बहन थी, किसकी, ये थी हुमायूं की बहन। और इन्हीं ने एक किताब लिखी जिसका नाम था हुमायूंनामा, तो ये गुलबदन बेगम ने लिखी है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए एक चीज़ कहानी यहाँ समझ लीजिएगा, ये जो बाबर हुआ कर, जो बाबर था ये सत्ता तो चाहता था कोई पा जाए, लेकिन हुमायूं बड़ा ही दयालु प्रकृति का था, इसीलिए इसने चारों भाइयों को सत्ता स्थापित कर दी। थोड़ी थोड़ी शासन दे दिया कि अपना आप संभालते रहे, दिल्ली में हम बैठेंगे, बाकी आप देखिए। कामरान की बात करें तो कामरान को उसने एक चित्र दिया। कौन सा चित्र दिया? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बात करेंगे कि कामरान को कौन सा दिया, अस्करी को कौन सा दिया, हिंदाल को। कामरान को देता है काबुल का क्षेत्र, काबुल के साथ कंधार पंजाब ये वाला क्षेत्र देता है कामरान को। और जो अस्करी हैं, अस्करी को ये देता है कहाँ का क्षेत्र, अस्करी को, जी हाँ दोस्तों, अस्करी को देता है संभल का क्षेत्र और हिंदाल को देता है मेवात का क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र तीनों भाइयों को दे देता है और खुद बैठ जाता है दिल्ली में। दिल्ली में जब ये शासन करता है तब इसकी अब बात करते हैं इतनी। उसके बाद ये दिल्ली में शासन करना शुरू करता है। दिल्ली के शासन के दौरान इसका जो शासनकाल था वो 1530 से लेके 1556 के बीच में था, लेकिन 1540 के बीच में एक गैप आता है और बड़ा 16 साल का गैप होता है। इसमें सूरी साम्राज्य स्थापित होता है। इसकी बात हम करेंगे तो हमारी आज बात होगी 1540 तक, जहाँ से बिलग्राम का युद्ध होता है। अब बात करें यहाँ से तो सबसे दुर्भाग्यशाली ये शासक था। अगर देखें तो मध्यकालीन में मुगल काल में सबसे दुर्भाग्यशाली शासक हुआ ये। जैसे ही आपको हमने सल्तनत काल में एक शासक बताया था मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी बड़ा ही अनलकी शासक था। कुछ उसी तरह अनलकी हुमायूं भी हुआ करता था। क्यों? क्योंकि इसके सामने 1530 में, अच्छा, इसने जब 1530 में अपना राज्याभिषेक कराया, वो कहाँ पे कराया था? वो कराया था आगरा में। कहाँ पे दोस्तों? वो कराया था आगरा में। उसके बाद अगर इसके बाद बात करें तो इसके सामने कुछ समस्याएं थी। समस्या क्या थी? इसके सामने मुख्य रूप से 3 समस्याएं सामने आई जो इसके जीवन में काफ़ी उथल पुथल लाती हैं। पहली समस्या थी अफगानों की। अफगान इससे बराबर चैलेंज किया करते थे। और दूसरी समस्या थी इसके पास जो सैन्य क्षमता थी काफ़ी कमज़ोर थी। सैन्य क्षमता के कमज़ोर होने का कारण क्या था? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका राजकोष जो था वो खाली हो गया था, और जब राजकोष खाली हो जाता है तो सब कुछ खाली हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो तीसरी समस्या इसके खुद भाई उत्पन्न कर रहे थे। ये 3 समस्याओं से घिरा हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिटेल में, अफगान समस्या क्या थी?
अफगान समस्या क्या थी और क्यों इसे बार बार समस्या उत्पन्न हो रही थी अफगानों से? देखिए, ये एक्चुअली महमूद लोदी अभी भी स्वयं को वास्तविक शासक मानता था। महमूद लोदी हार तो गया था, लेकिन अभी भी वो जान बचाकर भागा था। चाहे वो 1526 का पानीपत हो या 1527 का आप देखेंगे जो खानवा का युद्ध हुआ है वहाँ पर, या फिर इसके बाद आप देखेंगे जब वो घाघरा का युद्ध लड़ता है, तब भी वो जितनी बार भी युद्ध लड़ा उतनी बार वो भागा था। इस बार भी वो जान बचाकर निकला था, और जान बचाकर निकल कर भागा था। तो अभी भी वो किनको चैलेंज दे रहा था? किनको? ये चैलेंज दे रहा था हिमायू को। बार बार हिमायू को चैलेंज किया करता था और अपनी अफगान की गुट इकट्ठा करके इन्हें चैलेंज करता था, युद्ध लड़ता था। और इसमें एक महत्वपूर्ण और फैक्टर जुड़ जाता है, वो है शेर खां का, या जिसे शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। ये शेर शाह सूरी भी एक समस्या लेकर आता है हिमायू के लिए, और हिमायू को बहुत बड़ा चैलेंज देता है। ये थी उनकी अफगान समस्या की बात। अफगान समस्या की बात अगर हम बात करेंगे तो हिमायू की हमने बताया कि इसके पास सैन्य समस्या क्या थी। सैन्य समस्या ये थी कि इस समय इतने लगातार हर वर्ष युद्ध लड़े गए हैं, जिससे इनका खजाना काफ़ी खाली हो गया। अतः हिमायू को बड़ी सेना रखना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। और तीसरी समस्या हमने बताई स्वयं भाई। तो ये इसके जो भाई थे ये आपस में लड़ा करते थे, जो अपने साम्राज्य को लेकर, कोई काबुल कांधार को लेकर, तो कोई संभल को लेकर, कोई मेवात को लेकर। तो ये कहानी थी, ये बैकग्राउंड थी किसकी? हिमायू की। लेकिन हिमायू इसके बाद भी अपने जो अधिकार क्षेत्र हैं कुछ अभियान करता है। उन अभियानों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये आप 1530 में सत्ता पाने के बाद 1 साल बाद 1531 में ये आक्रमण करता है। कहाँ पर? कालिंजर। कालिंजर में अगर देखें, जो कलिंजर है, कलिंजर का जो दुर्ग है, इस दुर्ग को चारों तरफ से हिमायू घेर लेता है, और इस घेरेबंदी को पूरे 1 महीने तक घेरा रहता है। लेकिन अंत तक वह इसको जीत नहीं पाता। ये वहाँ पर उसकी असफलता रहती है, लेकिन उसे जीत नहीं पाता, और उस घेरे के कारण उसने संधि की। वहाँ पर जो कलिंजर का शासक था उसका नाम था प्रताप रुद्रदेव शाह। प्रताप रुद्रदेव वहाँ के शासक हुआ करते थे, उनसे संधि की। फिर 1532 में अगर देखेंगे तो ये एक और अभियान करता है। ये अभियान करता है कहाँ का? ये करता है चुनार का अभियान। चुनार वही जहाँ का शासक शेर शाह सूरी हुआ करता था। शेर शाह के सूरी के क्षेत्र अधीन ये क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ भी हिमायू ने घेरा डाला, और जब हिमायू ने यहाँ घेरा डालता है तो शेर शाह सूरी बड़ी ही चालाकी से उस घेरे को जवाब देता है। लेकिन वो जो हिमायू है पूरे 4 महीने तक घेरा डाला रखा था। कितने मन तक? 4 महीने तक। अंत तक इसे भी वो जीत नहीं सका, और फिर वापस चला जाता है। फिर उसके बाद ये एक घेरा और डालता है, एक और अभियान करता है। कब? थोड़ा सा रुक कर करता है, 1-1.5 साल। चूँकि 30 में शासन बैठा, 31 में वो कालिंजर किया, 32 में चुनार किया, फिर 1 साल रुकता है, 33, फिर 1534 में और 35 के बीच में एक और अभियान करता है, गुजरात या मालवा का अभियान। अब की बार उसे थोड़ी देर के लिए सफलता तो जरूर हासिल लगती है, लेकिन अंत तक नहीं। यहाँ का शासक हुआ करता था बहादुर शाह। बहादुर शाह जैसे ही हुमायूं ने यहाँ पर आक्रमण बोला, वैसे ही जो बहादुर शाह था अपनी सत्ता को, गद्दी को छोड़कर भाग जाता है, और बड़ी ही आसानी से हिमायू का अधिकार क्षेत्र मालवा के गया गुजरात के क्षेत्र में हो जाता है। लेकिन ये जैसे ही यहाँ पे क्षेत्र पाता है तो यहाँ के अपने एक भाई, जिसका नाम हमने बताया था क्या? अस्करी। हमने ये भी बताया था दोस्तों कि अस्करी को उन्होंने संभल का क्षेत्र दिया हुआ था, और संभल के क्षेत्र के साथ यहाँ का जो गुजरात या जो मालवा का क्षेत्र था, यहाँ का उसे सूबेदार बना देता है। कहता है कि भाई आपकी भी संपत्ति है, आप यहाँ के सूबेदार होंगे, और जो टैक्स होगा उसे वसूल कर दिल्ली भेजेंगे। लेकिन ये व्यवस्था बना पाने में असफल रहता है, और देखेंगे तो इसके कारण यहाँ पे बड़ी ही अव्यवस्था हो जाती है। और इसी का फायदा उठाकर कौन? बहादुर शाह। वही बहादुर शाह जो डर कर भाग जाता है, जनता के हस्तक्षेप के माध्यम से फिर गद्दी पा लेता है, पुनः सत्ता में वापस आ जाता है मालवा के, और एक बार फिर बुरी तरह से पराजय हाथ लगती है। किसकी? यानी इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ही पराजय हाथ लग जाती है हमारे हिमायू को। यानी यहाँ पर वो साबित हो जाता है कि वो एक अभागा है।
यानी वो एक कैसा है, अभागी है जिसके साथ उसका भाग्य नहीं है। उसके बाद चौथे पे फिर मूव करता है, फिर करता है चुनार का अभियान 1537 में। कहानी सुनते रहिए। 1537 में ये करता है कहाँ पर, चुनार का अभियान। लेकिन चुनार के अभियान के पहले एक छोटी सी पृष्ठभूमि क्या थी, वो पृष्ठभूमि थी क्या कि शेर खां के बारे में हमने बताया, जो चुनार के क्षेत्र में पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था, वो अटैक कर देता है, आक्रमण करता है कहाँ पर, बंगाल में। बंगाल के क्षेत्र में वो अटैक करता है। और ये जो बंगाल का क्षेत्र हुआ करता था, ये मुगलों को अपना टैक्स दिया करता था। जब ये बंगाल पर अटैक करता है शेर खां, तो जो बंगाल के गवर्नर थे, जो बंगाल का जो शासक था, गयासुद्दीन महमूद शाह, यह महमूद शाह हुमायूं से की शरण में जाता है और कहता है कि हमें सहायता चाहिए। लेकिन तत्काल में हुमायूं सहायता तो नहीं दे पाता, लेकिन वहाँ से सहायता देने के न पाने के बाद भी वो चुनार क्षेत्र को घेर लेता है। और चुनार का जो किला है किसका, शेर शाह सूरी का, उसे 6 महीने तक घेरा रहता है। घेरने के बाद, घेरा गाड़ने के बाद विजयी तो नहीं हुआ, लेकिन परिणाम स्वरूप कुछ समय के बाद चुनार पर उसका अधिकार हो जाता है और वहाँ से किसी तरह से शेर शाह सूरी भाग निकलता है। लेकिन अब शेर शाह सूरी के दिमाग में एक खनक बन गई कि अब हमारा मित्र तो से हुमायूं नहीं हो सकता, क्योंकि हमको 2 बार वो हमारे सामने आ चुका है और हमारे उससे कोई युद्ध भी नहीं था। अब तीसरी बार फिर वो बंगाल के शासक पर फिर अटैक करता है, कौन, शेर शाह सूरी, और इस बार उन्हें बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। और ये घायल कौन, घायल वही जिसका नाम था महमूद शाह गयासुद्दीन। ये जाता है दिल्ली के दरबार में। दिल्ली के दरबार में जाता है किसके पास, हुमायूं के पास, और इतना घायल रहता है, इतना जख्मी रहता है कि उसी दिल्ली में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब ये दिल्ली में मारा जाता है तो किसी के सामने भी किसी का मृत्यु होगी तो दिल तो पसीज ही जाता है। और इसके बदला लेने के लिए, शेर शाह से बदला लेने के लिए हुमायूं निकलता है किस तरफ, बंगाल की तरफ, कि ये बंगाल की तरफ से ही अटैक किया, तो बंगाल की तरफ निकलता है। और उधर से बंगाल से हुमायूं बिहार की तरफ बढ़ रहा था। दोनों की सेनाएं एक दूसरे से आमने सामने मिलती हैं, कहाँ पर, बिहार में। बिहार में जहाँ मिलती हैं वो क्षेत्र था कर्मनाशा नदी, ध्यान रखिएगा, कर्मनाशा नदी और गंगा नदी के मेल का, ये दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं उसी क्षेत्र में इन दोनों की सेनाएं एक दूसरे से टकराती हैं और एक भीषण युद्ध होता है। और लोग जगह थी चौसा, यानी अब होता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध होता है 1539 में। 1539 में जो युद्ध होता है वो चौसा का युद्ध होता है। और चौसा का युद्ध में 2 सेनाएं आमने सामने हैं, कौन कौन, एक शेर शाह सूरी और दूसरी है हुमायूं। इसमें हुमायूं की पराजय होती है। बहुत सारे सैनिक कर्मनाशा नदी और गंगा नदी में डूब कर मर जाते हैं। और अंततः हुमायूं भी जब देखता है कि स्थिति हाथ से निकल रही है तो वो भी गंगा नदी में कूद कर भागता है और वो भी डूबते डूबते बचता है। और वहाँ पे किसी नाविक ने या वहाँ पे किसी ने उसकी जान बचाई और जान बचाने के कारण और वो फिर बुरी तरह से भाग कर फरार होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो इतिहास है, जो यहाँ पर चौसा का युद्ध है, चौसा का युद्ध कहीं ना कहीं उड़ती तीर लेने की कोशिश की थी हुमायूं ने और उसका खा दिया, उसका हर जाना भुगतना पड़ा उसको बहुत ही बुरी तरह। क्योंकि डायरेक्ट शेर शाह सूरी और इनका तो युद्ध तो था नहीं, लेकिन इन्होंने गयासुद्दीन महमूद शाह बंगाल के जो शासक हुआ करता है उसके कारण युद्ध लड़ा और चौसा के युद्ध में वो पराजित होता है। उसके बाद फिर 1539 के बाद 1540 का समय आता है। फिर हुमायूं और शेर शाह सूरी दोनों एक दूसरे के साथ आकर मिलते हैं और सामना होता है 1540 में। ये 1540 का समय था कब, इस यहाँ पे होता है बिलग्राम का युद्ध। ये दोनों सेनाएं मिलती हैं कन्नौज में, इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं या इसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। बिलग्राम में कन्नौज के ये दोनों मिलती हैं और यहाँ पर होता है 1540 का युद्ध। ये होता है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में और यहाँ पर हुमायूं हारता है और शेर शाह सूरी विजयी होता है। और इसी विजय के साथ आगरा और दिल्ली पर शेर शाह सूरी का अधिकार होता है और
दिल्ली के बड़े साम्राज्य पर, जो मुगल साम्राज्य हुआ करता था, वहाँ पर सत्ता स्थापित होती है एक सूर वंश की या शेरशाह सूरी के वंश की, जो 16 वर्ष तक शासन में रहता है। लेकिन इन 16 वर्ष के शासन में जो उसकी उपलब्धियां रही हैं वो इतने कम समय में किसी भी वंश ने नहीं दे पाई है, चाहे कोई हो। इसलिए शेरशाह सूरी को हम याद करते हैं और उसे जिस तरह से हम याद करते हैं वो बड़ा ही अतुलनीय है। चाहे आप देखेंगे इसकी जो उन्नतियां रही हैं, इसकी जो उपलब्धियां रही हैं, वो अकबर से भी तुलना की जाती है उसकी। अकबर जो लंबे शासनकाल के बाद इतना सा उपलब्धियां पाता है, शेरशाह सूरी केवल छोटे से शासनकाल में इतनी उपलब्धियां लेता है। इतना ही नहीं, अशोक जो प्राचीन काल में होते हैं उनकी तुलना की जाती है इस शेरशाह सूरी से। तो आइए पूरी हम पीपीटी देखते हैं, जितनी कहानी थी, इन कहानी से क्या क्या हमें समझ लेना होगा, हमारे पास जो पीपीटी है उससे हम बात करते हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे हम, हमारी बात हो रही है, ये इमेज है शेरशाह सूरी की। यही है शेरशाह सूरी जो बिलग्राम का युद्ध में पूरी तरह से हुमायूं को सत्ता से बाहर कर देता है। अब आइए बात करते हैं हम आपसे किसकी बात करेंगे हम, बाबर के जन्म की। हमने बात की है हुमायूं के बारे में, हुमायूं के बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में 1530 से लेकर 1556 तक सत्ता में रहता है, लेकिन 1540 के बीच में ये निर्वासित हो जाता है यहाँ पर। और इसके पास समस्याएं क्या क्या आती हैं, हमने बताया कि 1530 में गद्दी पर बैठने के बाद इसके पास 3 समस्याएं, अफगान समस्या, कमजोर सैन्य समस्या और स्वयं के भाई की समस्याएं आती हैं। अफगान में हमने बताया कि इस समय महमूद लोदी अभी भी दिल्ली का स्वयं को अपना वास्तविक शासक मानता है। शेर खां जो शेरशाह सूरी है, इसके लिए एक चैलेंज उत्पन्न करता है। इसके बाद हमारी जो आपसे बात हुई थी हुमायूं के अभियान के बारे में, इसी के क्रम में इन अभियानों से हम बढ़ते बढ़ते पहुंचे थे कन्नौज का अभियान या बिलग्राम के युद्ध तक। आइए उसी सीक्वेंस को देखते हैं। हमने कालिंजर युद्ध के बारे में बताया कि यहाँ पर रुद्रदेव शासक हुआ करते थे और इनका घेरा डाला, किसने, हुमायूं ने 1 महीने तक घेरा डाला रखा, लेकिन अंत में विजय नहीं हो पाई और अंततः उसे संधि करनी पड़ी। उसके बाद 1532 में यह घेरा डालता है, कहाँ पर, चुनार का, और चुनार पर भी 4 महीने तक घेरा डाला रखता है और चुनार पर भी शेरशाह सूरी का अधीन का क्षेत्र था और वहाँ पर भी उसे निर्णायक कुछ में हाथ लगता नहीं है। फिर यही वो समय था कि जब शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच मतभेद होना शुरू हो जाता है। उसके बाद मालवा या गुजरात का अभियान करता है और इसी गुजरात के अभियान में जो वहाँ गुजरात का शासक बहादुर शाह हुआ करता था, इसके अभियान को सुनते ही वो डर कर वहाँ से भाग जाता है और पूरे क्षेत्र में सत्ता हो जाती है, किसकी सत्ता हो जाती है, हुमायूं की। हुमायूं की सत्ता होने के बाद वहाँ का जो सूबेदार बनाया अपने भाई अस्करी को बनाया, चचेरे भाई को। और जैसे यहाँ पर इसकी व्यवस्था, इसका शासन व्यवस्था अच्छा न होने के कारण ये बहादुर शाह वहाँ का जो शासक था वो पुनः सत्ता में आ जाता है। इतनी की बात फिर ये 1537 में चुनार का द्वितीय अभियान करता है और इस समय क्यों करता है, इसका कारण था बंगाल का आक्रमण। शेर खां बंगाल पर आक्रमण कर देता है और वहाँ के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह पर बड़ी ही बुरी तरह से पराजय करता है और उनकी सहायता मांगता है ये हुमायूं से, और हुमायूं सहायता नहीं दे पाता। अतः वो जो चुनार है, चुनार पर 6 महीने का घेरा डालता है और चुनार को जीतता है। इस समय चुनार पर विजय प्राप्त करता है। चुनार के प्रथम अभियान पर वो विजय तो नहीं प्राप्त कर पाया, लेकिन द्वितीय में उसने विजय प्राप्त की। उसके बाद इसी विजय में भड़का हुआ शेरशाह सूरी बंगाल के शासक को एक बार फिर बुरी तरह से अटैक करता है, इस बार बुरी तरह से घायल करता है और ये फिर हुमायूं के पास जाता है, हुमायूं के पास अपना सहायता के लिए, और इतनी बुरी तरह से घायल होता है कि वे दिल्ली पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध अभियान करता है और ये निकलता है दिल्ली से बंगाल की तरफ, और ये बंगाल से बिहार की ओर दोनों की सेनाएं मिलती हैं। कहाँ पर दोनों की सेनाएं मिलती हैं? चौसा के मैदान में, और चौसा का युद्ध होता है। चौसा 2 नदियों के किनारे है, एक कर्मनासा नदी और दूसरी गंगा नदी, और इस नदी में युद्ध के परिणाम स्वरूप बहुत सारी सेनाएं, बहुत सारे सैनिक इस दोनों नदियों में डूब के मरते हैं। इतना ही नहीं, और खुद हुमायूं की भी पराजय होती है और वो गंगा नदी में कूद कर भागता है, और जिसका परिणाम होता है कि वो अपनी जान किसी तरह से बचाकर भागता है। और इसी युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने खुद को शेर खां कहा है, यानी शेर खां की उपाधि धारण करता है। इसके बाद 1539 का ये समय था, चौसा का युद्ध। 1540 में
फिर दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने होती है और ये समय होता है कन्नौज का। कन्नौज के बिलग्राम युद्ध में और हुमायूं और शेरशाह दोनों सामने आती हैं। इस बार फिर इतिहास वही होता है, बस समय बदला हुआ है, मैदान बदला हुआ है। पिछली बार जैसे चौसा में शेरशाह सूरी विजयी होता है, इस बार भी विजय हाथ लगती है शेरशाह सूरी के और हुमायूं बुरी तरह से पराजित होता है। इस बार फिर हुमायूं अपनी जान बचाकर भागता है और लगातार वह निर्वासित रहता है 16 वर्षों तक। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? भागने के कारण शेरशाह सूरी सत्ता में आता है। कहाँ पर? दिल्ली और आगरा पर उसका पूरा अधिकार हो जाता है और दिल्ली की जो मुगल कालीन सत्ता थी कुछ ही समय के लिए आ जाती है शेरशाह सूरी के वंश के पास। और इस समय जो चरम अवस्था पर पहुंचाया है शेरशाह सूरी ने यहाँ के शासन को, वह अतुलनीय रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे हुमायूं के वापस आने पर क्या सत्य कहानी होती है। उसके बाद बात होगी हमारे अगले उत्तराधिकारी की, अकबर की, फिर शाहजहां की। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम यहीं पर। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे लाइव सेशन का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ठीक है दोस्तों, तो लाइव जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है 9:46 और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कल सुबह। फिर वही टाइम रहेगा, सुबह कितने बजे? सुबह मिलेंगे दोस्तों सुबह 9 बजे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए नमस्कार। रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।